हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल CBSE सिंप्लीफाइड और मैं हूं अनुपम मिश्रा। और आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं वो एक पोएम है, बहुत ही सुंदर पोएम है। पोएम का टाइटल है वेयर माइंड इज़ विदाउट फियर। इस पोएम का टाइटल आपने, मुझे यकीन है कहीं ना कहीं आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा और हो सकता है पोएम पढ़ी भी हो। कई क्लासेस में, कई अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग बोर्ड्स में ये पोएम पढ़ाई जाती है। बहुत ही फेमस पोएम है। और इस पोएम के जो लेखक, जो राइटर हैं, पोएट हैं, वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिनका नाम कम से कम मुझे लगता है भारत में तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो ये पोएम क्या है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम जानेंगे। पोएम में का जो समरी है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, इसकी पोइटिक डिवाइसेस हैं और इसके साथ जो उसके वर्ड मीनिंग है, इसका थीम है, सेंट्रल आइडिया, सभी के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा पूरा पहले इसका पोएम का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। वेयर माइंड इज़ विदाउट फियर, बेसिकली अब जैसे कि आप लोग जानते होंगे, क्वेश्चन जीके में भी पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर is the first Indian as well as Asian to receive a Nobel Prize for Literature। लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले ना सिर्फ वो पहले भारतीय हैं बल्कि वो पहले एशियन भी हैं। 1913 में 1913 में उनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला था। और किसके लिए मिला था? जिस पोएम के बारे में बात करें, बेसिकली क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर के ये पोएम का एक कलेक्शन है जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा पोएम है। ओरिजिनली उसको बांग्ला भाषा में लिखा गया था और बाद में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद ही उन कविताओं का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। और उसी इंग्लिश ट्रांसलेशन के जो पोएम का जो कलेक्शन है उसको हम गीतांजलि के नाम से जानते हैं। और इसी गीतांजलि के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेयर माइंड इज़ विदाउट फियर। तो उसी पोएम का जो कलेक्शन है जिसको हम गीतांजलि के नाम से जानते हैं, उसी पोएम का ये आई थिंक 35th पोएम है, जो बहुत ही फेमस पोएम है। कई क्लासेस में इंग्लिश में टेक्स्ट बुक में ये पोएम पढ़ाई जाती है। पोएम का टाइटल है वेयर माइंड इज़ विदाउट फियर। तो पहले इस पोएम का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि पोएम का बैकग्राउंड है क्या। देखिए, जब ये पोएम उस समय पर लिखी गई थी, जैसा कि मैंने बोला 1911 के आसपास ये लिखी गई थी पोएम का कलेक्शन गीतांजलि। और उस समय हम सभी जानते हैं कि दैट इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी। भारत एक ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक हमारा देश था और ब्रिटेन की हुकूमत भारत पर उस समय चला करती थी। तो उस समय ये पोएम लिखी गई है भारतीयों को, शायद कह सकते हैं कि जस्ट टू रिमाइंड देम, उनको एहसास कराने के लिए कि उनको कैसे, कि उनकी सोच कैसी होनी चाहिए, उनकी समझ कैसी होनी चाहिए, उनकी जो एक्सप्रेशन है, उनकी भावनाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए। इन सभी के बारे में वो बात करते हैं। और क्या है ये पोएम, इसके बारे में जानते हैं। पोएम का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पोएम। देखिए, पहले इसको पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। वेयर माइंड इज़ विदाउट फियर एंड हेड इज़ हेल्ड हाई, where knowledge is free, where the word has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake। अब जैसा कि आप देख सकते हैं पोएम में जो लाइन है, ये लाइन एक तो हम कह सकते हैं एक तरीके का ये फ्री वर्स है। इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ना ही इस पोएम को स्टेंजा में डिवाइड किया गया है। तो ये पूरी पोएम एक कह सकते हैं एक थॉट के रूप में हमारे सामने है। स्टेंजा नहीं है इसमें और ना ही पोएम में कोई लास्ट में हमको कोई पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम दिखाई पड़ती है। तो देखिए, बेसिकली ये पोएम क्या है, एक आह्वान है, जैसे इन्वोकेशन है लोगों को जागृत करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कि ब्रिटेन के शासनकाल में भारतीयों को जो उनकी मेंटल स्टेटस थी, या हम कह सकते हैं जो उनकी मानसिक स्थिति थी, वो बहुत ही ऐसी थी जिसमें वो कह सकते हैं एक हद के बाहर सोच नहीं पाते थे। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उनको एक तरीके से प्रोत्साहित करते हैं और एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं, कि जब भारत को एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्तमान समय पर नहीं हो पा रही थी, वैसी
हो, ऐसे भारत की वो कल्पना करते। तो वो क्या कहते हैं, वेयर माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, कि मैं एक ऐसे देश की कल्पना करता हूँ जिस देश में वो रह रहा है, वहाँ के नागरिक अभी ब्रिटेन के अंग्रेज़ों के द्वारा इतने प्रताड़ित हैं। मैं ऐसे देश की कल्पना करता हूँ, ऐसी जगह की कल्पना करता हूँ जहाँ पर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया दे कैन लिव फ्रीली विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर और विदाउट एनी काइंड ऑफ सप्रेशन बाय द ब्रिटिश पीपल। मैं ऐसे भारत की कामना करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि भारत का हर नागरिक स्वतंत्र हो। किस तरह से स्वतंत्र हो, अपने विचारों से स्वतंत्र हो, एंड हेड इज हेल्ड हाई, और वो अपना जो सर है वो सम्मान के साथ ऊंचा करके जिए, दैट ही शुड हैव द कॉन्फिडेंस एंड ही शुड लिव विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर फ्रॉम एनीबडी इन दिस कंट्री, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन up into fragments by the narrow domestic walls, where knowledge is free। वो एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहाँ पर नॉलेज यानी कि जो पढ़ाई लिखाई, शिक्षा है, एजुकेशन है, वो सबके लिए फ्री हो। पुराने समय में देख सकते हैं, प्री इंडिपेंडेंस एरा की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्क्रिमिनेशन, जिसको भेदभाव बोलते हैं, उसके शिकार थे। ठीक है, जो ब्रिटिश जो खासकर ब्रिटिश स्कूल हुआ करते थे जहाँ पर ब्रिटिश लोगों के बच्चे पढ़ते थे, वहाँ भारतीयों को एडमिशन नहीं मिलता था, तो वो चाहते थे कि ऐसा भारत हो जिसमें जो स्कूल हैं उनमें सभी को एडमिशन मिले, सभी को एजुकेशन मिले, बिना ये जाने कि वो किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, किस धर्म के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं, उनके स्किन का कलर क्या है, बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से सबको बराबर शिक्षा का अधिकार मिले। आगे बोलते हैं, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। देखिए, जैसा कि अब ये पुरानी कहावत है, हम लोगों ने सुनी होगी कि भगवान ने तो दुनिया बनाई है, लेकिन लोगों ने, इंसानों ने क्या बना, अपनी अपनी बाउंड्री बना ली और देश अपने अलग अलग कर लिए। और तो इस तरह से क्या हुआ, पूरी दुनिया ब्रह्मांड की निगाहों में तो एक ही है, लेकिन वो देश अलग अलग हो गए। लोगों ने अपनी अपनी बाउंड्री अपनी अपनी बना ली, अपने अपने देश अलग बना ली। तो वो कहते हैं कि एक ऐसे समाज की कल्पना करते ही इमेजिन्स अ काइंड ऑफ ए सोसाइटी वेयर इन द सोसाइटी इज नॉट डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कास्ट, according to the color, according to the names and surnames and the religion of the people, यानी कि जातियों, उपजातियों, धर्म के आधार पर समाज का बंटवारा ना हो। सभी लोग, all the people of India, they should be united and they should have a common goal, और वो गोल क्या होना चाहिए था, फ्रीडम ऑफ द कंट्री, भारत की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और आगे क्या बोलते हैं, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ्स, जो भी हम बोलें तो वो हमारे जो विचार हों बिल्कुल कैसे हों, बिल्कुल साफ हों, स्वच्छ हों, और बिल्कुल हम जो भी बोले सच के साथ बोले। वेयर टायरलेस स्ट्रिविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन एंड वी शुड एम टू अटेन द परफेक्शन इन लाइफ। हमारा एम ऐसा होना चाहिए, हमें लगातार टायरलेस स्ट्रिविंग्स, हमें लगातार कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हम अपने आप को परफेक्ट बनाएं। हम अपने आप को क्या बनाएं, परफेक्ट बनाएं। लगातार निरंतर हमें कोशिश करनी चाहिए। वी शुड कंटिन्यू टू प्रैक्टिस टू ट्राई टू अटेन द परफेक्शन। आगे क्या बोलते हैं, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट्स। देखिए, डेड हैबिट्स होती है पुरानी आदतें। यहाँ पर डेड हैबिट्स एक तरीके का सिंबल है, एक सिंबोलिज्म जो पोइट ने यूज़ किया है। उनका कहने का मतलब ये है कि भारत, देखिए पहले भी, आज तो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन पहले भारत में जैसे एक वर्ड होता है इंग्लिश में सुपरस्टिशन, इसका मतलब होता है अंधविश्वास। तो भारत में चूँकि देखिए बहुत सारे लोग उस समय पर एजुकेटेड नहीं थे, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था, उनको बराबर के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी अपने आप को शिक्षित करने के लिए। बहुत सारे समाज में अंधविश्वास थे। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप यू शुड लीव ऑल दी सुपरस्टिशंस बिहाइंड, ये जितने भी सुपरस्टिशन, इनको सबको पीछे छोड़ना पड़ेगा। इट्स लाइक ए डेजर्ट, यहाँ पर जहाँ पर कोई लॉजिक काम नहीं करता है। तो वो कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ बिलीविंग दीज सुपरस्टिशंस, इन फालतू के जो अंधविश्वास है इन पर विश्वास करने से बेहतर है कि हम क्या करें, वी शुड हैव अ क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन। हमारी जो सोच है वो बहुत ही लॉजिकल होनी चाहिए। हमारी सोच जो है, हमारी समझ जो है लॉजिकल होनी चाहिए, और अंधविश्वास जो भी हैं उनको सबको पीछे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अंधविश्वास एक बहुत बड़े, कह सकते हैं कि एक समुद्री, या कह सकते हैं कि रेतीला रेगिस्तान है, जहाँ पर कुछ नहीं होता है, जहाँ पर वो पूरी तरीके से बंजर है, जहाँ पर कुछ नहीं होता है, बिल्कुल बेकार की जगह है। तो वो कह रहे हैं सुपरस्टिशन, सारी चीज़ें ये एक तरीके की बेकार की चीज़ें। वी शुड ऑल ट्राई टू यूज़ आवर ऑन इमेजिनेशन, वी शुड ऑल ट्राई टू यूज़ आवर लॉजिक, और जो पुरानी हैबिट्स हैं यानी कि जो सुपरस्टिशन, अंधविश्वास है, उन सबको छोड़ना पड़ेगा, छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा।
आगे बोलते हैं, लास्ट की 4 लाइनें, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी into ever widening thought and action into that heaven of freedom my father let my country awake। अब 4 लाइनों में ये बेसिकली अभी शुरू की जो लाइनें पढ़ रही हैं उसमें ये भारतवासियों से, अपने देशवासियों से ये प्रार्थना कर रहे हैं, उनको आह्वान कर रहे हैं, उनको एक तरीके का मैसेज दे रहे हैं। लास्ट की 4 लाइन में पोइट क्या कह रहा है कि वो भगवान से प्रार्थना करता है, जो ऑल माइटी, जो सुपर पावर दुनिया की है, जो भगवान दुनिया को चलाते हैं, उनसे कहते हैं कि भगवान से क्या कहते हैं, वेयर माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाई दी। दी जो वर्ड है, दी मतलब तुझे होता है इंग्लिश में, यू जैसे यू का मतलब तुम होता है, दी का मतलब इंग्लिश में तुझे होता है। क्यों? तो वो क्या भगवान से कह रहे हैं कि भगवान मैं चाहता हूँ कि आप, मेरी प्रार्थना है आपसे कि हमारे जो देश के लोग हैं उनकी जो सोच है, उनके जो एक्शन है, जो उनकी सोच है, दशा, उनके काम करने के तौर तरीके हैं, वो कैसे हों, वो और भी वाइड हों, और भी विस्तृत हों। और उन सबको कौन कंट्रोल करे, उनका सबको कौन इनकरेज करे, उन सबको कौन मोटिवेट करे, उन सबका लीडर कौन बने, उन सबको रास्ता कौन दिखाए। तो भगवान मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे देशवासियों को एक राह दिखाएं, जिससे जो उनके थॉट हों वो और भी ज़्यादा ब्रॉड हों, बहुत ही ऊंची सोच हो, उनकी समझ हो, उनके एक्शन भी ऐसे हों, समान रूप से हों, और ऐसे एक्शन हो जो भारत को कहीं ना कहीं आगे चल के एक महान देश बनाने में उसकी मदद करें, उसकी सहायता करें। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, ऐसे स्वर्ग की मैं कल्पना करता हूँ। और वो कैसा स्वर्ग है? हेवन ऑफ फ्रीडम, जो स्वतंत्र भारत की वो यहाँ पर परिकल्पना करते हैं कि भाई मेरा जो देश हो वो स्वतंत्र बने, जहाँ पर हर नागरिक, एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री हैज़ एन इक्वल राइट, ही हैज़ अ राइट टू गेट एजुकेशन, एंड ही हैज़ अ क्लियर thought process, his actions are very clear, and he does not believe in superstition, अंधविश्वासों में विश्वास नहीं रखता है, and he should continue to practice and think about his goal, and he's try to achieve the perfection in his life. He should be truthful to himself, he should be honest to himself। और ऐसे मैं देश की कामना करता हूँ, और ऐसे देश की कामना करता हूँ कि मेरा देश भविष्य में जाके आज़ाद हो, जहाँ पर सभी लोगों को समान रूप से अधिकार मिले। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, मैं चाहता हूँ भारत के लोग इस बात के बारे में सोचें, एंड वो आपके द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चलें। तो बेसिकली छोटी सी पोएम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। जैसे मैंने कहा, पोइटिक डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। बहुत सारी पोइटिक डिवाइसेस इस पोएम में यूज़ की गई हैं। जैसे बात करते हैं मेटाफोर की, कई जगह मेटाफोर यूज़ किया गया, जैसे इस लाइन में है, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स ये बेसिकली एक पोइटिक डिवाइस है, मेटाफर है। क्यों, इसको हम समझ लेते हैं। इट रेफर्स टू वेरियस बैरियर्स। जैसे मैंने बोला कि द इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट सेगमेंट्स और फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड, कलर, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन। इनके आधार पर भारत छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। तो उसको कंपेयर एक तरीके से किया जा रहा है। डोमेस्टिक वॉल को किससे कंपेयर किया गया है? बैरियर से, रुकावटें जो रास्ते हैं। उसलिए यहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस है वो क्या है? मेटाफर। दूसरा एक पोइटिक डिवाइस और है, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, इसमें भी जो पोइटिक डिवाइस अगर पूछा जाता है तो इसमें भी जो पोइटिक डिवाइस है वो क्या है? वो भी मेटाफर है। कैसे है ज़रा समझ लेते हैं इसको। It refers to a mind which is always guided by reason rather than superstition। ये ऐसे इस चीज़ की कल्पना करते हैं जहाँ पर जो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो सोचने की क्षमता है, जो हमारा जो काम करने का तरीका है, जो भी चीज़ें, इट शुड बी लॉजिकल होनी चाहिए, उसमें रीज़न होना चाहिए, रादर देन जस्ट बिलीविंग द सुपरस्टिशन। सिर्फ अंधविश्वास में भरोसा करके कोई फ़ायदा नहीं है। एक पोइटिक डिवाइस और है जिसमें डियरी डिजर्ट, इसमें डी सेंड ऑफ डेड हैबिट्स। अगर आप देखें इसमें डी साउंड रिपीट हो रहा है, तो देयर इज अ रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड डी। तो दिस पोइटिक डिवाइस इज नोन एज एलिट्रेशन। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस और मे बी इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर 3 पोइटिक डिवाइस मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं, पोइटिक डिवाइस और बात करते हैं। एलिट्रेशन मैंने आपको बताया, इसके अलावा एलिट्रेशन और भी है। अगर हम शुरुआत की बात करें, वेयर माइंड इज विदाउट फियर, वेयर माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। हेड इज हेल्ड हाई, एच साउंड रिपीट हो रहा है,
तो ये अभी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पर भी अगर पोएटिक डिवाइस पूछी जाए तो सेकंड लाइन में एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। इमेजरी, बहुत सारी इमेजेस यूज़ की गई हैं इस पोएम में, बेसिकली बहुत सारी इमेजेस यूज़ की गई हैं। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे नैरो डोमेस्टिक वॉल है, ये एक इमेजरी चीज़ है। वॉल कोई एक्चुअली दिख नहीं रही, वहाँ पर कोई वॉल दीवार नहीं है, लेकिन सिर्फ ये इमेजिनेशन यूज़ किया गया है, जो कि एक बेसिक तरीके का एक सिंबल है, जो कि इसलिए यूज़ किया गया है, जो डिफरेंट बैरियर्स की बात हमने भी पोइट्री में की थी। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, ये भी इमेजरी है। डियरी डेजर्ट्स एंड वन, कोई डेजर्ट तो है नहीं, सिर्फ एक इमेजिनेशन यूज़ किया गया है। एंड हेवन ऑफ फ्रीडम, देयर इज़ नो सच हेवन, देयर इज़ नो सच हेवन दैट एग्जिस्ट। हेवन कोई वहाँ पर स्वर्ग है नहीं, लेकिन स्वर्ग की यहाँ पर एक कल्पना की गई है, एक इमेजिनेशन किया गया। तो ये कुछ पोइटिक डिवाइसेस हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, पोएम का एक्सप्लेन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया। क्विकली इसका थोड़ा सा हम समरी पढ़ लेते हैं कि पोएम का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, और पोएम का जो थीम है, पोएम में मैसेज है वो क्या है। दिस पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस डेज, आज़ादी से पहले की बात है। मैंने जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, दिस पोएम वाज कंपोज्ड in 1911 by Gurudev Rabindranath Tagore. This poem it's actually a part of the collection of more than 100 poems written by Rabindranath Tagore. Those poems were originally written in Bangla language, but later on they were translated in English by the Gurudev himself. And for this collection of work, which is known as Gitanjali in English, he received the most prestigious Nobel Prize in 1913. 1913 में उनको Nobel Prize मिला था। The underlying theme of the poem is absolute freedom. अब पूरे poem की theme क्या है? That poet urges, the poet wants that all the countrymen, every citizen of India should be free from all kind of barriers, from all kind of suppression and all kind of oppression. हर तरीके से भारत का नागरिक हर तरीके से फिजिकली मेंटली हर तरीके से बिल्कुल कंप्लीट फ्रीडम को एंजॉय करे। द पोइट वांट्स द सिटीजन ऑफ हिज कंट्री टू बी लिविंग इन अ फ्री स्टेट। वो चाहते हैं कि भारत के जो निवासी हैं, जो नागरिक हैं, उनके मन में किसी भी तरीके को, किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी डर ना हो, बिल्कुल किसी भी तरीके का। दे शुड नॉट लिव इन अ स्टेट ऑफ According to the poem, we see that the poet is expressing his views that there should be a country like where people live without any sort of fear and with pure dignity. So he imagines about a country wherein all the people of the country, they live in an atmosphere wherein everyone is free, हर कोई स्वतंत्र है, wherein everyone is free and everyone has got the right and equal opportunity as anybody else in the world, and they do not have any kind of fear in their mind, and they are living with हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ डिग्निटी, सम्मान के साथ वहाँ पर सम्मान के साथ जिए। देयर शुड नॉट बी फेल्ट सप्रेस्ड बाय एनी अथॉरिटी। जैसे ब्रिटिश ने भारतों को बहुत सप्रेस करके रखा हुआ था, तो इस तरीके का सप्रेशन वो कहते हैं कि भारत में कोई आदमी किसी आदमी को वो रूल नहीं करे, ऐसी उनकी कामना है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सीम्स टू बी वेल रिसेप्टिव हियर। तो वो एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं जो कैसा कंट्री हो, डेमोक्रेटिक कंट्री हो, जहाँ पर डेमोक्रेसी, आपने पढ़ा होगा डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। The next, the education should be accessible to all irrespective of their caste, creed, religion and so on. वो जो अगले कुछ लाइनों में ये कहते हैं कि एजुकेशन शुड बी कंपलसरी एंड शुड बी फ्री फॉर ऑल द पीपल। अब आपने देखा होगा कि भारत में आरटी एक्ट भी लागू हो गया, शायद 2014 से पहले की 2011 में शायद उसके आसपास ये आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ था, जिसके अंतर्गत ऑल द चिल्ड्रन लिविंग इन इंडिया बिटवीन द एज फ्रॉम 6 to 14 दे आर सपोज टू गेट अ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये भारत सरकार का जिम्मेदारी है कि वो भारत में रहने वाले हर 6 से 14 साल के बच्चों को आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। और आगे वो बोलते हैं ब्रॉडली देयर शुड बी नो सोशल लेयर्स दैट शुड स्टॉप पीपल फ्रॉम टेकिंग एजुकेशन। कोई ऐसी बाउंड्री बैरियर नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे भारत के जो नागरिक हैं, खासकर जो बच्चे हैं, वो एजुकेशन लेने से वंचित रह जाएं। दे शुड नॉट बी स्टॉप्ड एंटरिंग द स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे बिलोंग टू अ सर्टन कैटेगरी और दे बिलोंग टू अ सर्टन कास्ट और दे बिलोंग टू अ सर्टन रीजन ऑफ इंडिया। द एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर एवरीबडी इन इंडिया। सो वन एजुकेशन फॉर विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन, बिना किसी भेदभाव के सबको बराबर का एजुकेशन मिले। आगे क्या बोलते हैं, द नेक्स्ट अपील इज दैट द पीपल ऑफ द कंट्री शुड बी लिविंग यूनाइटेड। वो कल्पना करते हैं, वो अर्ज करते हैं पीपल से, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इन ब्रिटिशर्स को भारत से निकाल कर भगाना है तो ओनली एवरी वन शुड हैव अ कॉमन गोल एंड अ कॉमन गोल इज द फ्रीडम ऑफ द कंट्री एंड फॉर दैट एवरी वन हैज़ टू बी यूनाइटेड। सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, सबको एक साथ मिलकर
प्रयास करना पड़ेगा. एवरीवन शुड हैव अ कॉमन गोल एंड दे शुड बी यूनाइटेड एंड दे शुड ऑल फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स and not be bogged down by social barriers like casteism, religionism and religion, etc. So I mean the people should not be separated from each other. They should not think that I am a Hindu, that I am a Muslim, or I belong to this region of the country, or I am a North Indian, or I am a South Indian, that I belong to a certain caste. So there should not be, so so accordingly I should not take part in the freedom movement because I belong to a certain category. I am a Hindu or a Muslim. करे ये सब चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा. In the next line, the poet says the people must remain free from superstition and they must try to achieve perfection in their skills. ये just like I explained, जैसे मैंने explain किया था कि we should not believe superstition. अंधविश्वासों को छोड़ना पड़ेगा and we should use our logic and our brain and should have a very clear reasoning in our mind and we should try to perfect ourselves in the skills that we possess. जो हमारी स्किल्स हैं उनको और बेहतर करने के लिए हमें लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, उनको परफेक्ट बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार कोशिश करनी पड़ेगी. इन द एंड द पोइट रिक्वेस्ट गॉड दैट लेट दिस कंट्री गेट अवेकन इन ऑल दोज कंडीशंस व्हिच ही मेंशन अर्लियर. तो ऐसे में वो कल्पना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस लोगों के मन में ऐसी भावनाएं जगाइए जिससे लोग यूनाइटेड हों और जो चीज़ें मैंने सब पीछे मेंशन किए उन सब के बारे में वो सोचें और लोग यहाँ पर जागृत हों. ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अगर कोई आपका सुझाव या कमेंट है तो मुझे ज़रूर बताएं. जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें. बच्चे खासकर स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो पर कुछ कहना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सजेशन दे सकते हैं. वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन शुभ रहे.